गुड मॉर्निंग एवरीवन, जेवी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपकी जो पीछे क्लास चल रही थी सीक्वेंस सीरीज या आपने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वर्ड यूज़ किया था हमने, उसके अंदर आपने हमारे 5 टाइप पढ़े थे हमने कि सीक्वेंस सीरीज 5 टाइप की होती है। उन 5 में से पहला पार्ट था हमारा अर्थमेटिक एपी, उसके रिगार्डिंग हमने पीछे 2 क्लास ली हैं। अब इसकी लास्ट क्लास है एपी की, उसमें बात करते हैं कि जो हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन था वो 2 नंबर्स का अगर हमारे को अर्थमेटिक मीन निकालना है तो a + b/2 दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाय 2। अगर फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि नंबर ज़रूरी नहीं है कि अर्थमेटिक मीन आपसे 2 ही नंबर का पूछा जाए, 5 नंबर 10 नंबर 15 किसी का भी पूछा जाए या n टर्म्स का पूछा जाए तो आप क्या करोगे। उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था जो एवरेज में यूज़ करते हैं, वही कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये भी वही था कि सम ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 2। अब उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, जैसे कि हमने पढ़ा था 10, 15, 20, 25, 30 और आपका 35, 40। देखते हैं, अगर इसका आपको पता है कि ये काफ़ी बड़े नंबर है, या मैं इनके आगे कोई भी नंबर एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, ये आपका, तो आपने देखा कि ये नंबर और भी बड़े होते जा रहे हैं, तो आपको इन सारे नंबर्स का सम करने में दिक्कत आएगी या काफ़ी टाइम लगने वाला है। अगर आपको इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिडल टर्म ढूंढेंगे कि आपको 1 या 2 टर्म ही बचे आपके पास, तो लास्ट वाली हम एलिमिनेट, फर्स्ट वाली लास्ट वाली, सेकेंड टर्म एलिमिनेट, सेकेंड लास्ट, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट। अगर आपके पास एक ही टर्म बचती है तो वो आपका आंसर है कि आपका अर्थमेटिक मीन होगा। जो भी आपकी टर्म बचती है, रिमेनिंग्स रहती है, कि आपको ये पूरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी आप आंसर निकालोगे तो जो इनका सम आने वाला है उसको आप जितने 3, 3, 6 और 7 से तब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, अगर बीच में आपकी टर्म्स 2 आ जाती हैं, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, देखो दोनों टाइप से वेरीफाई कर लेते हैं हम। पहले तो हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो आप देखोगे कि इनका सम क्या होगा, 6, 5, 11, 11, 4, 11, 4, 15, 18, 20 और आपका हो गया 21। चेक कर लेते हैं एक बार, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 15, 21 और पीछे आपकी 2 0 हैं। अब देखा कि 3 नंबर्स और 3 ये 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं, 6 3 जा 18, आपका बचा 3, जैसे कि डिवाइड कर लेते हैं हम 6 से, 6 3 जा 18, आपका बचता है 3 0, 6 5 जा 30, आपकी 1 0 बची, तो आपका आंसर आ गया 350। ये आपने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से किया। अब हम देखते हैं कि कैंसिल टर्म्स को कैंसिल करके कैसे करते हैं। देखो, फर्स्ट टर्म कैंसिल, लास्ट टर्म कैंसिल, सेकंड लास्ट सेकंड। अब आपके पास टर्म बचती है 2। इन टर्म्स को आप किस वे में यूज़ करना चाहते हो, या तो आप ये करो कि दोनों ही टर्म्स को ऐड करो, 300 + 400, 700 डिवाइड बाई 2, 350। या दूसरा तरीका है कि आप स्टार्टिंग में ही ये चेक कर लो कि इनमें गैप कितने का है। अगर गैप आपने देखा कि इन दोनों टर्म्स के अंदर गैप 100 का है, तो आपने 100 को 2 से डिवाइड किया, जो कि आंसर आ गया आपका 50। जो गैप है ये आपने देखो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाली, ये सिर्फ गैप का रेशियो निकाला है, गैप का क्या पार्टीशन होना है वो निकाला है। तो आप ये देखोगे इनमें फर्स्ट टर्म कौन सी थी, जो 2 टर्म्स रिमेनिंग रहती है, इसमें फर्स्ट टर्म है 300 में जो गैप को डिवाइड किया था 2 से, तो वो आपका आंसर आ गया 350। आप जिस भी तरीके से निकालना चाहो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मिडल टर्म्स को ऐड करके या आप गैप को ऐड करके, तीनों ही केस में आपका आंसर क्या आने वाला है, इक्वल आना है। आगे चलते हैं। इफ 2x x + 8 3x + 1 are in AP,
देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अगर आपको ये दिया गया है कि ये AP में है, तो AP में सबको पता है कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, जो कि आप स्मॉल d से डिनोट करते हो, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस टाइप से होता है। तो हम देखते हैं कि सेकेंड टर्म क्या है आपकी, x प्लस 8 माइनस फर्स्ट टर्म 2x इक्वल्स टू थर्ड टर्म आपकी 3x प्लस 1 माइनस सेकेंड टर्म इज x प्लस 8। ठीक है, देखते हैं, देखो इसको माइनस करते हैं तो x माइनस 2x, तो आपका माइनस x प्लस 8 इक्वल्स टू 3x, ब्रैकेट तब ओपन करोगे तो माइनस x बनेगा, 3x माइनस x आपका 2x, 1 माइनस 8 माइनस 7, x वाले एक साइड कर लेते हैं, मीन्स आपका 7 इस साइड आ जाएगा, 8 प्लस 7 2x, अगर ये x दूसरी साइड जाता है तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 इक्वल्स टू 3x, और x की वैल्यू आपकी आ जाती है 5। ये आपका आंसर होगा, x की वैल्यू 5। अब दूसरा तरीका देते हैं कि क्योंकि आपके पेपर में हमेशा ऑप्शन भी होते हैं, आपने देखा होगा इसमें आपको 8-10 स्टेप करने पड़े होंगे, तो 8-10 स्टेप में ये तो आपकी जो नंबर्स थे काफ़ी ईजी लग रहे थे, अगर नंबर्स में थोड़ा भी चेंज आता है तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। उस केस में मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस का यूज करता हूँ, जो आप हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करते हो, जिसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिक्स ऐड करने और कुछ नहीं करना। देखो अब इसको हम देखते हैं ऑप्शन से, पहले मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 3, 7, 5 और -2। देखो आपको पता है कि आप इनकी इजीली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो आपका ये 6 बनेगा, ये आपका 3 + 11, 3 3 9 10। आपको पता है नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वो कभी AP नहीं होती, या तो सारे नंबर इंक्रीजिंग में होने चाहिए या सारे नंबर डिक्रीजिंग में होने चाहिए। आपका ये ऑप्शन गलत है। 14, 15, 22, आपने देखा कि यहाँ 1 का गैप है, यहाँ ज़्यादा का गैप है, तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आने वाला है। 5 2 10, 13, 15, 1 16। अब देखो इनमें आपका 3 का गैप है, ये भी 3, ये भी 3, मीन्स ये नंबर्स जो आए हैं वो आपके AP में है, और ये नंबर किसकी वजह से आए, आपने जब 5 रखा, तो आपका आंसर 5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, इफ nth टर्म of 2 APs are 3n plus 8 and 7n plus 15, then the ratio of their 12th term विल बी, क्या होगा। इसके लिए देखो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 4/9, बी आपका है आपका ऑप्शन 7/16, सी 3/7, डी आपका 8/15। देखो अब कैसे करते हैं, जैसे कि आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक ऑप्शन वाला, एक बिना ऑप्शन वाला। ठीक है, पहले तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि हमने पढ़ा है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म का फॉर्मूला an का फॉर्मूला, a + n - 1 d, ये आपका होता है। nth टर्म मतलब ये n है, वो दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं किसी दूसरी टर्म के लिए लिखना चाहूँ, दूसरी AP के लिए लिखना चाहूँ, तो मेरा फॉर्मूला होने वाला है d1। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इनके अब क्या है, इनको इक्वेट करेंगे और आप क्या करोगे, इनको डिवाइड करोगे। या यहाँ से देखा, अगर आपकी n की वैल्यू 12 है तो A12 का आपका फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 मीन्स 11d अपॉन, दूसरी टर्म है, ये डैश वाली से शो कर रहे हैं, या हम इसको डैश में शो कर देते हैं,
ए डैश डी डैश, ए डैश प्लस 11 डी डैश, यही आपका होगा। जिसके आंसर्स क्या हैं, ये आंसर आपके nth टर्म के थे अगर हम इनके इक्वल रखते। अगर 12th है तो इसको कंपेयर करके आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका, सबसे इजी तरीका है आपका कि आप देखो कि nth टर्म मीन्स n ये होता है, nth टर्म मीन्स n ये होता है। अगर हम इस सीरीज के अंदर डायरेक्टली यहीं पे n की वैल्यू रख दें तो रख के देखते हैं एक बार। 3 इंटू जैसे बोला A12 इक्वल्स टू 3 इंटू 12 प्लस 8, ये आपका आ गया 44। अगर हमारी सीरीज दूसरी है जिसमें आप बताते हो A12 डैश से शो करते हैं, ठीक है, 7 इंटू 12 प्लस 15, तो ये आपका हो गया 84 प्लस 15 जो कि आपका बनता है 99। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये जो 99 है आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। अब जो पहले कौन सा था 3n प्लस 8, तो इसका आंसर था 44 डिवाइड बाय दूसरी टर्म थी 7n प्लस 15 जिसका आंसर आया 99। अब आपने देखा होगा दोनों ही नंबर डिविजिबल है 11 से। अगर हम दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करते हैं 11 से तो ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 9, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। तो आप अगर इसको इक्वेट करके निकालते फिर आप कंपेयर करके निकालते। अब इसको इक्वेट करके और बता देता हूँ कि कैसे निकलता है। चीज़ें वही आनी है बाद में भी। देखो पहले आपने फॉर्मूला ए एन का लगाया था a प्लस एन माइनस वी, लेकिन रेशियो आपको किसका निकालना था A12 का। अब जैसे ही आप दोनों को इक्वेट करोगे, a आपका सेम है, d आपका सेम है, तो आपका रिलेशन किस में बनेगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 11। तो n की वैल्यू क्या आती 12 ही आनी थी। तो चाहे आप इसको फॉर्मूला लगा के निकालो या डायरेक्टली यहाँ 12 है सीधा आप 12 रख दो, तो आप यही पोर्शन भी कर सकते थे। और अगर ये तो आपको बाद में भी करना पड़ता अगर फॉर्मूला लगाते। फॉर्मूला लगाने के बाद भी आपको पहले n निकालना पड़ता, फिर यहाँ पे ही n की वैल्यू पुट करनी पड़ती। इससे बेटर है कि अगर आपको nth टर्म दी गई है, ध्यान रखना टर्म की बात हो रही है, nth टर्म लास्ट टर्म, ये नहीं कहा है सम ऑफ लास्ट टर्म। अगर सम होता है तो फॉर्मूले में जो n निकालने का तरीका है वो बदल जाता है। अगर सिर्फ nth टर्म दी गई है तो आप डायरेक्टली इस नंबर को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, आप सम वाला देखते हैं। The sum of n terms of 2 AP are in ratio 2n plus 3 ratio 6n plus 5. Then the ratio of 13th term, ratio of 13th term। अब देखो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको nth टर्म दी है या सम ऑफ n टर्म्स दिया है। अगर nth टर्म दी जाती तो n की वैल्यू ये थी जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट अगर सम दिया गया है तो आपको दिक्कत है। पहले मैं रेशियो की बजाय सिर्फ सिंगल एपी ले रहा हूँ, उसके बिहाफ पे बताता हूँ कि पहले n कैसे निकलेगा और डायरेक्टली आपको यूज़ करना है तो कैसे देखते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा सम Sn, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। अगर मैं a प्लस l लिखता वो भी लिख सकता था, बट हम दूसरा ये लिख रहे हैं। दूसरी चीज़ Sn डैश n/2 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश। देखो ये दोनों आपके कैंसिल होने वाले हैं। अब ध्यान से देखना है क्या ये nth टर्म है जो आप बोलते हो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d है, क्या ये है? अगर नहीं है तो आप इसको अरेंज करो। तो इसमें देखो a के आगे
कुछ सिंगल 1 होता है और यहाँ पे क्या है 2 है। अगर हम 2 को कॉमन निकाल लें, 2 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो आपके पास क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1/2d। नीचे से भी अगर 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो a डैश प्लस n माइनस 1/2d डैश, ये कैंसिल। अब हम इजीली देख सकते हैं कि ये टर्म आपकी nth टर्म बन गई है और nth में आपको आंसर कितने का निकालना है, इसका मतलब a13 का आंसर निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 मीन्स a प्लस 12d होता है। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करते हैं हम, अगर इसको कंपेयर करते हैं तो a और d तो सेम है, n का डिफरेंस है। n का क्या होता है कि आपने यहाँ पे है n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई n माइनस 1 इक्वल्स टू 24, n की वैल्यू आ गई 25। अब आप इन रेशियो में इजीली रख सकते हो 25, 2 इंटू 25 प्लस 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 25 प्लस 5। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका बना 25 इंटू 2 50 प्लस 3 53 डिवाइड बाई 25 इंटू 6 25 इंटू 6 150 प्लस 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 13th टर्म का ये। तो अब ध्यान रखने वाली ये चीज़ थी, अगर आपको nth टर्म दी गई है कि nth टर्म दी गई है तो आपका जिस टर्म का रेशियो निकालना है, रेशियो जिन टर्म्स का निकालना है, रेशियो ऑफ आर्च टर्म, तो इसका मतलब n की वैल्यू भी r है, ऐसा यूज करते हैं हम। दूसरा, अगर सम गिवन है, सम ऑफ nth टर्म गिवन है और रेशियो निकालना है टर्म्स का, तो जो n की वैल्यू होगी n माइनस 1/2 होगा, वो r के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो इसमें कि आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहो डायरेक्टली कर सकते हो, या आप ऐसे सॉल्व करके देखना चाहो, याद नहीं रहता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द mth टर्म इन AP इज n एंड nth टर्म in AP is m. Find m plus n next term, ये फाइंड करना। ठीक है, देखते हैं। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले mth टर्म मीन्स am, जिसका आंसर दिया गया है आपको n, और an का आंसर है आपका m। तो हमने पढ़ा है an का आंसर a फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d होता है, जो m के इक्वल है। यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 d होता है, वो किसके इक्वल है, n के। जब हम ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट ओपन नहीं करते तो एलिमिनेट करते हैं, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, माइनस करते हैं। देखते हैं, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू आपका m है। तो जब आप इनके साइन चेंज करते हो तो आपका a से a एलिमिनेट हो जाता है। अब देखो इनमें d कॉमन है, d कॉमन के बाद m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू n माइनस m। माइनस से माइनस आपका कैंसिल है, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n माइनस m अपॉन आपका m माइनस n। अब हमने देखा कि ऊपर और नीचे दोनों में माइनस का डिफरेंस है, अगर ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो m माइनस n बनेगा, नीचे भी m माइनस, दोनों ही आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आता है -1। ठीक है, अब a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना होगा। तो हमने मान लिया कि a में पुट करते हैं, तो a प्लस m माइनस 1 d की वैल्यू है आपकी -1 इक्वल्स टू n। a ब्रैकेट ओपन माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू n। a की वैल्यू होगी आपकी n प्लस m माइनस 1।
ये आपका D था और ये आपका M था। ठीक है, अब निकालना कौन सा था आपको? m प्लस n टर्म, जिसके लिए आपका m प्लस n टर्म के लिए a m प्लस n, जिसका फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस प्लस n माइनस 1 d। तो a की वैल्यू आपकी आती है n प्लस m माइनस 1। ठीक है, आगे प्लस m प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है आपकी माइनस 1। तो आपका जो आंसर आने वाला है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, n प्लस m माइनस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1। आपने देखा m से m एलिमिनेट, n से n, 1 से 1, तो आपका आंसर आ गया 0। अब देखो ये हमने इतना सा किया, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो हम इससे बेटर है कि हम कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं, वो क्या होंगी देखते हैं। इसी को दूसरा तरीका इसके बिहाफ पे हम आगे करेंगे फिर। ठीक है, देखो अगर कभी भी आपको दिया जाए mth टर्म इज n, nth टर्म इज m, अगर ऐसा दिया जाता है तो उस सीरीज़ का, वो सीरीज़ अगर AP में है तो उस सीरीज़ के अंदर D की वैल्यू आएगी हमेशा -1, चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो। चाहे आप कहो A10 की वैल्यू 15, A15 की वैल्यू 10, अगर इस टाइप से कोई भी स्टेटमेंट है तो उसमें D का आंसर -1 आएगा। चेक करके देख लेते हैं। देखो इसके अंदर A प्लस 14D इक्वल्स टू 10, जो हमने फॉर्मूला लगाया A प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 D इक्वल्स टू 10। अगर इसमें लगाते हैं तो A प्लस 9D इक्वल्स टू 15, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। 14 माइनस 9 5D इक्वल्स टू 5D इक्वल्स टू -5, 5 से 5 कैंसिल, D की वैल्यू आपकी -1। अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी भी वैल्यू के साथ ऐसे आती है तो उन सब में D की वैल्यू हमेशा रहने वाली है -1। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे A की वैल्यू पूछी जाती है तो आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। तो ये आपके D और A में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। D और A की वैल्यू आपकी ये फिक्स है, चाहे आप A10 लिखो, A20 की वैल्यू 500, A500 की वैल्यू 20 लिखो। इस टाइप से जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी सबके अंदर आपका D की वैल्यू आने वाली है -1 और A की वैल्यू आने वाली है, दोनों को ऐड करके 500 प्लस 20 -1 आपका आंसर आने वाला है। अगर इसके बाद आपको A m प्लस n निकालना है इस स्टेटमेंट के अंदर, अगर ये चीज़ निकालनी है आपको, इसका आंसर होता है 0। ठीक है, इसमें आपसे पूछा कैसे जाता है, द 59th टर्म of an AP is 449 and 449th term is of an AP is 59. Find which term of an AP, which term of this AP is 0। अभी हमने पढ़ा है कि आपका ये दिया गया है A59 की वैल्यू 449, A449 की वैल्यू आपकी 59। अब इसी से कंपेयर करते हैं, अगर आपसे इसमें D पूछा जाता तो आपका आंसर आता -1, अगर A पूछा जाता तो दोनों को ऐड करते फिर -1 करते। अब आपसे पूछा विच टर्म ऑफ AP इज 0। 0 आपका किस टर्म पे आता है? जब m प्लस n लिखा जाता है, मीन्स आपका m प्लस n पे ही आपका आंसर 0 आता है, जिसमें m की वैल्यू ये m हो गया, ये n हो गया। 449 प्लस 59,
9 9 18 1 4 1 5 5 10 1, जो कि आपका आंसर आ गया 508। 508th जो टर्म होगी उसकी वैल्यू इस सीरीज इस एपी के अकॉर्डिंग क्या आने वाली है? 0। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह अगर फ्रैक्शन में दिए जाएं, फ्रैक्शन में जैसे कि आपको कहा जाए mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n, nth टर्म ऑफ एपी इज 1/m। जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले यूज़ किए, आंसर वैसे ही आएगा वैसे ही, बट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि अगर इस टाइप से दिया जाए कि am का आंसर 1/n और an का आंसर 1/m है, तो जो d होगा वो होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, सेम टू सेम होगा आपका a। और जो आपका mn बना, mn, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगी। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि amn की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस mn माइनस 1d, a का फॉर्मूला 1/mn प्लस mn माइनस 1d की वैल्यू 1/mn। सोल्व करते हैं। 1/mn ब्रैकेट से इंटू करोगे +1 माइनस 1/, ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1। तो आपसे ये पूछा जाएगा विच टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1, तो आपका आंसर क्या रहेगा? mn। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब इसके भी आप पे। ठीक है, जैसे आपको कहा a फिफ्थ टर्म इज 1/7, a7 इक्वल्स टू 1/5। पूछा जाए विच टर्म of this AP is 1। तो हम देखते हैं, अगर इसमें आप फॉर्मूले से सोल्व करोगे तब भी वही आएगा। बाकी इसमें D की वैल्यू आने वाली है 1/7 इंटू 1/5, जो बनेगा आपका 1/35। ऐसे ही A की वैल्यू आने वाली है 1/7 इंटू 1/5, 1/35, और 1 आने वाला है mn पे, मीन्स 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 1। तो a 35th टर्म का आंसर आएगा आपका 1। तो आपका विच टर्म ऑफ दिस AP इज 1, 35th टर्म इज 1। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बीच में आपका थोड़ा सा AP छोड़ देते हैं, जो आपका मिक्स करके पढ़ेंगे GP के साथ, आपस में दोनों कोऑर्डिनेट करके। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं GP, उसको देखते हैं, फिर हम AP और GP में जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, मिक्स बनेंगे, उनको देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको देखते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने कहा कि 5 लिखा, इसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो एक बार फिक्स करो। मान लो 2 से इंटू किया 10, फिर 2 से इंटू किया 20, फिर 2 से 40, फिर 2 से 80। तो इसके अंदर सारे मल्टीप्लिकेशन देखे जाते हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म होती है जिसकी वैल्यू होगी आपकी 5। इसके बाद आता है कॉमन रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं r से। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते थे d से, कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं r से। वही फॉर्मूला सेकंड टर्म, इसमें रेशियो है तो डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, इस टाइप से लिखते जाएंगे। तो r की वैल्यू 20/10 लिखो या 10/5 लिखो, दोनों हर केस में क्या आने वाली है 2। तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। अब कोई भी nth टर्म होती है an, इसका फॉर्मूला होता है ar की पावर n-1।
जैसे कि इस सीरीज के अंदर आपसे कहा जाता है कि फाइंड 8th टर्म, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, A8 निकालना आपको। A8 की वैल्यू A मीन्स 5, R की वैल्यू आपकी 2 की पावर 8 माइनस 1, 5 इंटू 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 30 इज 16 के बाद 32, 32 कितने हो गए, 2 की पावर 5 होता है 32, फिर 2 64, फिर 2 आपका 128, ये आपका 2 की पावर 7 आ गया। अब जैसे ही इनका इंटू करते हैं, 8 5 जा 44। अगर किसी आपको आगे की टेबल, आपके बचे हुए नंबर्स का टेबल आता है, मीन्स इसके बाद 12 बचा, 12 का अगर टेबल आता है तो आप डायरेक्टली इंटू भी कर सकते हो। 12 5 जा 60 प्लस 4 64। अदरवाइज आप सिंगल सिंगल करके भी आप अपना मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपका कोई जीपी था, जीपी मतलब उनके जो मल्टीपल्स हैं उनके की वैल्यू मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जैसे 5 था, 2 से इंटू किया 10, फिर 2 से 20, 2 से 40, 40 का फिर 2 से 80। जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म। कोई भी टर्म अपॉन कॉन्जुगेटिव टर्म, जो प्रीवियस टर्म होगी आपकी वो आएगी। ए आपको सबको पता है फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, तो आपका ए एन nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए एन ए आर की पावर n माइनस 1। अगर आपको फाइंड 8 टर्म करनी थी तो ए आर की पावर 7, जिसको हमने आगे सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हमने देखा कि आपका 3 दिया हुआ है, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48। ऐसे करते हुए आपसे पूछा गया फाइंड 15th टर्म। ठीक है, अब देखते हैं फाइंड 15th टर्म। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट टर्म आपकी 3, दूसरी वैल्यू कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय जो कि आ गया 4। अब आपको A15 निकालना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1। A15 निकालना है आपको। ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू आपकी 4 की पावर 15 माइनस 1, 3 4 की पावर 14। अगर हमारा 4 की पावर 14 को सोल्व करना पॉसिबल है तो सोल्व करेंगे, अदरवाइज आपको ऑप्शंस में यही चीज़ मिलेगी। क्योंकि आपको अगर लगता है 4 की पावर 14 सोल्व करने में दिक्कत आने वाली है, काफ़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है, तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं सम का क्या फॉर्मूला होता है। कि जीपी में अगर सम निकालना आपको तो क्या फॉर्मूला होता है। देखो, अब ये दी गई है सीरीज और कहा गया सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो इसके अंदर वही चीज़ है, सबसे पहले ए चाहिए आपको, फिर आर की वैल्यू होगी 4/2 आपके 2। अब सम की बात करते हैं। सम देखो 2 4 6 आता तो एपी होती, 4 के बाद इंटू 2 है 8, 8 2 जा 16 है तो आपकी जीपी है। अब इसके अंदर देखते हैं सम का आपका जो फॉर्मूला होता है n टर्म्स के सम का, वो होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। या एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। दोनों फॉर्मूले कब और कैसे यूज होते हैं वो देखते हैं। देखो, अगर r ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है तो ये आंसर, ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर r लेस देन 1 है तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, ए
1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब इसी के बिहाफ पे यहाँ यूज़ करते हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, मीन्स आपको S10 निकालना है। S10 में a मीन्स 2, r 2 की पावर 9 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब तो 2 की पावर 10 होता है आपका 1024 माइनस 1 अपॉन 1, ये बनता है 1023 इंटू 2, 1023 इंटू 2, तो आपका बनेगा 2046, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी सीरीज देते हैं जिनका हम सम निकालेंगे। वन बाई 8, 1/4, 1/2, 1, फाइंड सम ऑफ 7 टर्म्स। इसका आपको आंसर निकालना है। देखो सबसे पहले चेक करते हैं एपी है या जीपी है। ऑब्वियसली अब हम जीपी पढ़ रहे तो ये जीपी होगी, जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आपके पास है 1/8, रेशियो आर की वैल्यू है 1/4 डिवाइड बाय 1/8। आपको पता है अगर डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/4 इंटू 8/1, 4 2 जा, तो आपका आंसर आ गया 2। तो ये कॉमन रेशियो है, आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। देखो इससे और भी इजी निकल सकता था कि आपको जो टर्म्स इजीली समझ आती है, आप ज़रूरी नहीं है कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ही हमेशा करोगे। आपको जो इजीली समझ आती है, जो सबसे पहले कर सकते हो, जो छोटे कैलकुलेशन हो, आप उन 2 टर्म्स को भी ले सकते हो। अगर मैं मान लो इन 2 टर्म्स को लेता तो क्या होता, 1 डिवाइड बाई 1/2, रेसिप्रोकल करते ही आपका आंसर आ जाता है 2। मान लो कि ये नंबर भी इतने बड़े नहीं है, कैलकुलेशन छोटी ही है, बट आपको अगर इसके बाद वाला नंबर लिखा होता वो शायद 2 होता, तो 2 डिवाइड बाई 1 वैल्यू निकालने में काफ़ी ईजी रहता। ठीक है, उसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं। अब जो आगे आपका आने वाला है हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, उसके लिए हम आगे आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। अगर जिसने अर्थमेटिक मीन नहीं पढ़ा है वो हमारी पिछली प्रीवियस वीडियो देख सकता है हमारे यूट्यूब चैनल GOE अकेडमी में। आपको यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ पे मिलेगी। और आपको वीडियो, जब भी आप वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि वीडियो जैसे ही आएगी तभी आपको तुरंत आपको देखने को मिल जाए, चाहे वो फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है या मैथ्स की है, बायो की है। जो भी वीडियो आपको बेटर है आपको देखते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हो। थैंक यू।